नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम संविधान का पार्ट नंबर 3 या भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट या जिसको हम मौलिक अधिकार या जिसको हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले मूल शब्द भी यदि मैं बच्चों हटा दूं तो एक वर्ड आप सभी जानते हैं, अधिकार। अधिकार क्यों जरूरी है और अधिकारों के पीछे की क्या फिलॉसफी है, इसको हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र रूप से ही उसकी मृत्यु होगी, यानी कि जीवन और मरण किसी पर भी किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो यदि मैं देखूं कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ही उसे हंसने का अधिकार, उसे बोलने का अधिकार, उसे किलकारी मारने का अधिकार उसको नेचर प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रकृति उसको ये अधिकार देती है। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ये बिल्कुल नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी कि जो अधिकार आपको प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। और इनके बिना, अब दूसरी बात हम देखते हैं, अगर हमें फंडामेंटल राइट या अधिकार ना हो तो क्या हो? तो किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट संभव नहीं है, किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं एक बच्चे को बिल्कुल घर में बंद कर दूं, ना तो मैं उसको स्टडी का राइट्स दूं, ना मैं उसको घूमने का राइट दूं, ना मैं उसको खेलने का राइट दूं, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है? किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए प्रकृति उसको नेचुरल राइट देती है, और वो राइट ही क्या है? मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई हजारों साल से भारत गुलामों की जंजीरों में बसा हुआ है, और हमें ज़रूरत है कि जो देश के स्वतंत्र देश के नागरिक होंगे उन्हें क्या किया जाए? उनको बिल्कुल राइट्स दिए जाएं, अच्छे से अधिकार दिए जाएं, ताकि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। यदि मैं फंडामेंटल राइट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं तो सबसे पहले 1215 में एक मैग्ना कार्टा जो था वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जारी किया गया, क्योंकि वहाँ की जनता ने ब्रिटेन के सम्राट को जनरली उसके पद से तो नहीं हटाया, लेकिन उसकी सारी जो पावर्स थी, सारी जो शक्तियाँ थी, उन सभी शक्तियों को छीन लिया और ब्रिटेन का सम्राट केवल नाम मात्र का राजा बन करके रह गया। तो 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी हुआ और ये इसकी वर्ल्ड लेवल पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन यदि हम देखें तो भारत के संविधान में पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। और अगर हम देखें कि जो इंस्पायर हैं या जो लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, वो कुछ हद तक यूएसए से लिए गए हैं, लेकिन यूएसए के फंडामेंटल राइट्स में और भारत के फंडामेंटल राइट्स में बेसिक अंतर ये है कि यूएसए में जो फंडामेंटल राइट थे वो अनलिमिटेड थे, असीमित थे, उन पर जो रोक टोक थी किसी समय में वो बहुत कम थी। लेकिन भारत में जो है वो फंडामेंटल राइट एक लिमिटेड नेचर के हैं, एक सीमित प्रकृति के हैं, यानी कि देश की सरकार कुछ दशाओं में फंडामेंटल राइट्स को कुछ दशाओं में क्या कर सकती है? कम कर सकती है। यदि मैं देखूं संख्या की, तो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रेजेंट में संख्या है वो 6 फंडामेंटल राइट हम एक क्रम में पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी के 2024 के सेट में खुला है, और प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल ने भी इसको पूछा है कि आखिर आर्टिकल 12 में क्या है। तो आप डायरेक्ट याद रखें, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। तो राज्य का मीनिंग यहाँ पर क्या है जो हमारे संविधान में लिखा गया है? जनरली राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करूँ, लेकिन सरकार में भी 4 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो भारत की सरकार और संसद शामिल होगी, भारत की सरकार या आप कह सकते हैं देश की जो पार्लियामेंट है। दूसरी बात, जो राज्य की सरकार है या राज्यों की सरकार है, और राज्यों के जो विधानमंडल है वो होंगे। और तीसरी बात, स्थानीय अधिकरण या जिन्हें हम लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं किसकी? नगर निगम की।
या नगर पालिका की, ये जो होंगी आपका ये स्थानीय अधिकरण या लोकल अथॉरिटी में शामिल होंगे। और चौथे नंबर पर बिल्कुल इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये प्रत्येक कंडीशन पर निर्भर करता है। और फोर्थ नंबर पर होगा आपका अन्य अथॉरिटी। तो जनरली फंडामेंटल राइट्स हमें सरकार के खिलाफ मिले हुए हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आर्टिकल 13 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 की फिलोसफी है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जनरली जो सरकार शब्द है, सरकार शब्द में केवल और केवल अगर मैं इसको बिल्कुल आम जनता के बारे में बात करूं तो आम जनता केवल ये समझती है कि सरकार वो है जो हम चुन करके जिसको भेज रहे हैं वो सरकार है। लेकिन यहाँ सरकार का मतलब केवल वो लोग जो चुनकर गए हुए हैं वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। यहाँ सरकार के 3 अंग पूरी पॉलिटी में माने जाते हैं। एक तो पार्ट होगा सरकार का विधायिका, लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, जिसका काम क्या है बच्चों, कानून का निर्माण करना है, लॉ को बनाना है। दूसरा इसी का ही एक पार्ट होता है जनरली, उसका अर्थ होगा कार्यपालिका, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। इस कार्यपालिका का जो काम होगा वो होगा कानून को लागू करना। क्या करना बच्चों, कानून को लागू करना। और तीसरा पार्ट होगा सरकार का, वो होगा न्यायपालिका, या जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। और जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अब इस जुडिशरी का या न्यायपालिका का जो काम है वो ये देखना है कि जो हमारे देश के नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, क्या उनको वास्तव में वो राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। दूसरी बात, न्यायपालिका का काम जो होगा वो होगा संविधान की व्याख्या करना, और संविधान की व्याख्या करने के साथ साथ मूल अधिकारों की रक्षा भी करना। तो ये सारे काम क्या होंगे, न्यायपालिका के काम होंगे कि कानून की व्याख्या किस प्रकार की जाए कि वो संविधान के नियमों के हिसाब से बना हुआ है या नहीं। तो ये काम जो होगा वो न्यायपालिका का होगा। अब इतनी बड़ी फिलोसफी हमने यहाँ पर क्यों स्टडी की, इसको हम देखते हैं एक आर्टिकल 13 के माध्यम से। संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है बच्चों। क्या करता है, आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स में को कैसे सिक्योर किया जाए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूं। जैसे देश की संसद के पास ये राइट है कि वहां पर बैठने वाले जो मेंबर्स हैं या जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं या कानून में बदलाव कर सकते हैं, नए कानून बना सकते हैं। तो क्या जो फंडामेंटल राइट बनाने वाले, हमारे संविधान बनाने वाले हमें ये राइट्स देकर कर गए, तो क्या जो संसद है उन राइट्स को खत्म कर सकती है या उन्हें बिल्कुल छीन सकती है। तो आर्टिकल 13 संसद की इस पावर पर रोक लगाता है कि आर्टिकल 13 कहता है बच्चों कि संसद ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी, यानी कि संसद की शक्ति को सीमित करता है कि संसद ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, कम करता हो या उन्हें छीनता हो। तो आर्टिकल 13 संसद की एक असीमित शक्ति पर रोक लगाता है, और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीमित शासन का विचार के नाम से जानते हैं। और दूसरा कंसेप्ट यहीं से निकल करके आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट, इंग्लिश में जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और जुडिशियल रिव्यू का जो मीनिंग होगा वो ये होगा बच्चों कि जो संसद ने लॉ बनाया है उस संसद के बनाए गए कानून की जो जांच करेगी वो जुडिशरी करेगी या न्यायपालिका करेगी, क्या वो संविधान के नियमों के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट बोलते हैं। और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट है ये आपका आर्टिकल 13 में संविधान के दिया गया है। तो समझते हैं आर्टिकल 13, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा दी गई है। इसे हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है।
यानी कि अगर एक लाइन में मैं कहूँ सामान्य भाषा में कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों के खिलाफ काम करता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट शुरू होंगे और 6 फंडामेंटल राइट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यदि मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट की मूल संख्या क्या थी बच्चों, वो 7 थी। और पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा जो है वो आपका यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा वो आपका आर्टिकल 19 to 20 होगा। तीसरा जो होगा वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, आर्टिकल 23 to 24। और नेक्स्ट जो होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, आर्टिकल 25 to 28। और नेक्स्ट जो होगा अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन किस प्रकार दिया गया है, वो आर्टिकल 29 to 30 होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो ये मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट वर्तमान में है। और जो 7वां फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते थे संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में उठाकर क्या कर दिया गया बच्चों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से उठाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर पीपीटी में, ये जो हुआ था आपका मोरारजी देसाई के समय में बच्चों हुआ था। आज का टॉपिक प्यारे स्टूडेंट्स हम यहीं रोकते हैं। कल हम फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत करेंगे, समानता का अधिकार, और उसी को ब्रॉड रूप से हम स्टडी करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।